नमस्कार मित्रों, आज 1 जून है विश्व दुग्ध दिवस, वर्ल्ड मिल्क डे। ये दिन है जब हम इस चीज़ को, तथ्य को हमेशा मन में ख्याल लाते हैं कि दूध हमारे जीवन के लिए क्यों आवश्यक है, दूध क्या है और दूध को प्रमोट करना, सब लोगों को उसके बारे में जागरूक करना, इसके प्रति क्यों ज़रूरी है। हम इस और उससे जुड़ी हुई सारी जानकारियों को अध्ययन करना क्यों ज़रूरी है। यही चीज़ को प्रमोट करने के लिए, इसी चीज़ की सब जानकारी को सर्कुलेट करने के लिए, लोगों में ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक जागरूकता फैलाने के लिए ये दिन मनाया जाता है। ये दिन 2001 ईस्वी से मनाया जा रहा है और संयुक्त राष्ट्र संघ का एक संगठन है FAO यानी फूड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, खाद्य एवं कृषि संगठन। ये जो ऑर्गेनाइजेशन है, यही ने सबसे पहले सोचा कि भाई इसको मनाया जाए, ये के लिए पूरे संसार में दूध के प्रति लोगों को जागरूक करने के लिए ये दिवस की परिकल्पना की गई। तो आज विश्व दुग्ध दिवस है। हालांकि भारत में, जैसा मैं अभी इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि भारत में ये नवंबर के महीने में मनाया जाता है, जब वर्गीज कुरियन का जन्मदिन होता, जो कि भारत के श्वेत क्रांति के जनक थे। तो उनकी याद में जो है ये नवंबर के महीने मनाया जाता है, और जबकि पूरे विश्व में ये 1 जून को मनाया जाता है। खैर, तारीख अहमियत नहीं रखता। मुख्य मुद्दा ये है कि हमें अपने जीवन में जो जो चीज़ हम करते हैं वो सब चीज़ों के प्रति जागरूक रहना है, जाग के रहना है। कोई भी चीज़ का प्रोस एंड कॉन्स होता है, वो सबके प्रति हमको जागने की आवश्यकता है। तो इसी सब की चर्चा हम करेंगे। दूध एक ऐसा पेय है जिसमें कि प्रकृति ने सब कुछ डाल दिया है। इसमें प्रोटीन है, फैट है, कार्बोहाइड्रेट है, वाटर है, मिनरल्स है, सारे कैल्शियम है, मैग्नीशियम है, पोटासियम है, सोडियम है, आयरन है, ये सारा चीज़ दूध में डाला हुआ है। तो ये जो है कि आपके ओवरऑल ग्रोथ के लिए आयोडीन है, तो ये ओवरऑल ग्रोथ के लिए ज़रूरी है। तो ऐसा दूध का कंसेप्ट क्या है? दूध का कंसेप्ट ये है कि कोई भी बच्चा जब जन्म लेता है तो उसको लिक्विड डाइट ही दिया जा सकता है, और लिक्विड डाइट जो है स्तनधारी जितने भी हैं, तो लिक्विड डाइट में सब कुछ, सारा पोषक तत्व मिला हुआ, उसको सुपाच्य के रूप में प्रकृति ने दूध का निर्माण किया कि इसको खा करके बच्चा को सारा चीज़ आप पहुँचा दिए। मतलब आप जो बनाइएगा उसको, और प्रकृति खुद ही बना के आपको दे रहा है। तो इसलिए ये किया गया था कि भाई दूध का ये महत्व है कि इसमें सारा न्यूट्रिएंट आपको मिल जाएगा। फैट भी अच्छा खासा मिल जाएगा, प्रोटीन भी मिल जाएगा, और कार्बोहाइड्रेट तो खैर है ही, तो लैक्टोज के रूप में। तो ये इसलिए दूध कंप्लीट आहार है। तो आपको यही समझने के लिए, समझाने के लिए कि दूध का क्या महत्व है जीवन में, इसको फिर से याद कीजिए। एक दिन बना दिया गया विश्व दुग्ध दिवस। तो बेसिकली दूध कोई भी स्तनधारी प्राणी जो है अपने बच्चों के लिए निकालता है, लेकिन उसको हम लोग कॉमर्शियली यूज करने लगते हैं अपने ख्याल से, क्योंकि पृथ्वी पर जो भी चीज़ें मनुष्य ने उसको ये डाइवर्सिफाई कर दिया है, उसको अपने हिसाब से पुनर्परिभाषित कर दिया। नेचर ने जो बनाया था उसको मनुष्य ने फिर से रीडिफाइन कर दिया हर चीज़ों को, और उसको अपने तरीके से उसको यूज किया जाने लगा। अगर आप देखिएगा तो इस समय पूरे भारत में करीब 30 करोड़ मवेशी हैं। तो 30 करोड़ मवेशी में जैसे आपको आएगा, आपका जब आप जोड़िएगा तो देखिएगा कि ये गाय, बैल और भैंस को अगर मिला दीजिएगा तो करीब 30 करोड़ है। तो अब ये जो है कि 15 करोड़ इसमें गाय है भारत में, जो अभी हाल में जनगणना हुआ था 2019 में। तो उसमें यही तथ्य उभर के आया कि करीब जो है आपको 15 करोड़ गाय है भारत में, और भारत में करीब 10 करोड़ के आसपास भैंस है। भैंस कम है, गाय ज़्यादा है, और बैल जो है करीब 4 या 5 करोड़ है। बैलों की संख्या धीरे धीरे कम होते जा रही है, क्योंकि पहले बैल का काम होता था कृषि में, वो खेत जुताता था उससे। लेकिन अब लोग बैल को केवल प्रजनन का काम है, उनको बस खाली प्रजनन कर देना है ताकि गर्भ धारण कर ले गाय। और क्योंकि गाय दूध तभी देती है जब वो गर्भ धारण करती है, और उसके बाद 10 महीने तक दूध देती है, बच्चा होने के 10 महीने तक वो दूध देती है। फिर उसके बाद उसका ब्रेकिंग पीरियड होता है, जब वो दूध देना बंद कर देती है 5-10 महीने के लिए। फिर अगले प्रेगनेंसी में के बाद फिर से वो देना शुरू कर देती है। तो कोई भी जो गाय को पाल रहा है उसके लिए उसका जो प्रॉफिटेबल
पीरियड है गाय का जीवन का, वो उसी को वो यूज करता है अपने अर्निंग्स के लिए। तो उसको हम लोगों ने ये किया है कि भाई ये तो हो गया। और भारत जो है 1998 ईस्वी से सेल्फ सफिशिएंट हो गया, मतलब ये सबसे बड़ा दुग्ध उत्पादक देश है पूरे संसार में। पूरे संसार में जितना भी दुग्ध उत्पादन होता है उसका करीब करीब 22 से 24% भारत में उपजता है। लेकिन भारत इसको आयात नहीं कर पाता, भारत इसको निर्यात नहीं कर पाता, एक्सपोर्ट नहीं कर पाता, क्योंकि इसकी अपनी ज़रूरतें बहुत ज़्यादा हैं, इसलिए ये दुनिया को दे नहीं पाता। एक्सपोर्टिंग कंट्रीज़ में जो दुग्ध का एक्सपोर्ट करता है उसमें भारत का स्थान पीछे है, लेकिन ये अपनी ज़रूरतें पूरी कर लेता है। लेकिन ये शुरू से ऐसा नहीं था, शुरू से ऐसा नहीं था कि ये सब ज़रूरतें पूरी कर लेता था। लेकिन 1970 ईस्वी में ऑपरेशन फ्लड शुरू किया गया। तो ऑपरेशन फ्लड जब शुरू हुआ तो उस समय धीरे धीरे करके जो गाय का जो बहुत सारा होता था कि गाय लोग किसान उपजाता था, उसका उससे दूध निकालता था, लेकिन उसका वितरण नहीं हो पाता था, क्योंकि एक गाय अगर 15-20 लीटर या फिर जो दूध दे रही है तो ऐसे केसेस में अगर वो यूज नहीं कर पाया, उतना ग्राहक नहीं ढूंढ पाया, तो उसका बर्बाद हो जाता था बहुत सारा दूध। तो धीरे धीरे करके जो है कि इसको ना वर्गीस कुरियन ने एक क्रांति का रूप दिया, ऑपरेशन फ्लड का रूप दिया, और उन्होंने ऐसा सोचा कि भाई हम भारत के हर मनुष्य को दूध दे सकते हैं। अभी आप देखिएगा तो भारत में जो है कि करीब करीब ऐसे तो अगर गाय का संख्या लीजिएगा तो 15 करोड़ है, लेकिन 15 करोड़ गाय हमेशा हर समय दूध नहीं दे रही है, क्योंकि दूध देने वाली जो गाय है वो कभी गाय दूध देती है, कभी नहीं देती है अपने जीवन काल में। वैसे तो एक गाय का जीवन करीब 15 से 20 साल का होता है, लेकिन अभी जो कॉमर्शियल उसका यूज होने लगा, इसलिए ज़्यादा गाय जो है 3 से 4 साल ही रहती है, उसके बाद उसको फेंक दिया, उसको जो है कि हटा दिया था। हम लोग जो दूध गाय को माता मानते हैं, लेकिन प्रैक्टिकली ये अभी भी देखिएगा तो स्लोगन तक ही सीमित है। क्यों? इसीलिए क्योंकि अभी हम लोग क्या करते हैं कि जो गाय दूध देना बंद कर देती है, जनरली 3 से 4 सीजन मतलब वो दूध देती है, 4 मैक्सिमम 5 बच्चा, और 5 बच्चा अगर समझिए तो 5 गुना 10 यानी कि करीब करीब 50 महीना आप उससे दूध ले सकते हैं। उसके बाद हम लोग उस गाय को ऐसे ही छोड़ देते हैं और समझिए तो उसको हवाले कर देते हैं, जो उसको फिर वो बीफ के उत्पादन में के लिए यूज होता है। तो हम लोग सही मायने में गाय का खाली ये नारा लगाते हैं कि गाय बचाना है, स्वदेशी आंदोलन करना है, लेकिन वास्तव में हम लोग केयर नहीं कर रहे। आज भी भारत में आप अगर आंकड़े देखिएगा तो आपको पता चलेगा कि भारत में गाय का एवरेज आयु जो है करीब करीब 3 से 4 साल के आसपास है, उससे ज़्यादा। और उसके बाद उसको फिर बीफ के रूप में यूज किया जाता है, और भी चीज़ जो उससे निकाला जाता है उसके चमड़े से, और उसको खाया जाता है। कुछ लोग जो खाते हैं, हिंदू धर्म में तो अलाउड नहीं है, बट और जो धर्म में खाते हैं तो वो तो हम लोग कुछ भी कह लें, लेकिन आपको ये समझना होगा कि आपने जिस गाय को छोड़ दिया वो करेगा क्या, क्योंकि आपने जो इन्वायरमेंट बदला है उसके चलते गाय बिना मनुष्य के जीवन जीना मुश्किल है, क्योंकि उसको उतना खाना चाहिए। आप खुद सोच के देखिए, एक आदमी को रोज के रोज करीब करीब 2 किलो भोजन चाहिए, सब कुछ मिला दीजिएगा तो करीब करीब 2 से 2.5 किलो भोजन एक आदमी को चाहिए। लेकिन गाय आपको कम से कम 25 से 30 किलो भोजन चाहिए उसको। अब 25 से 30 किलो भोजन में 50% जो होगा आपको वो घास होगा, 50% तो उसका सूखा घास है जिसको कहते, तो वो सूखा घास वो 50% खाएगा। बाकी जो है आपको देना होगा अनाज वगैरह जो भी, तो आपको जो भी आप उसमें दे सकते हैं, दाल दे सकते हैं, जो भी चावल गेहूँ जो भी दे सकते हैं, और उसको चूर करके बना सकते हैं। और वैसा मिलेट्स जो कि आप यूज नहीं करते वो गायों को दिया था। हालांकि विदेशों में जो ज़्यादा पैदावार लेना चाहते हैं गाय से, ज़्यादा दूध निकालना चाहते हैं, वो जेनेटिकली मॉडिफाइड प्लांट्स का बना हुआ है, यानी कि जेनेटिकली मॉडिफाइड फॉर गिविंग हाई यील्ड। तो ज़्यादा पैदावार देने के लिए जो जेनेटिकली मॉडिफाइड किया जाता है वैसे चीज़ों को उनको खिलाया जाता है, और वो जो है कि उसके बाद जो है कि ये ताकि वो दूध ज़्यादा निकाले और वो मनुष्य को ज़्यादा कॉमर्शियली यूजफुल हो। लेकिन आपको ये जान के आश्चर्य होगा कि करीब करीब जो है कि ये पूरे अमेरिका में ये डाटा है, प्रूवन डाटा है कि पूरे अमेरिका में जितना एंटीबायोटिक यूज होता है उसका करीब करीब 70% एंटीबायोटिक यूज किया जाता है जानवरों के लिए। जैसे कि कोई मुर्गी पालन कर रहे हैं तो वो अपना एंटीबायोटिक यूज करते हैं, जो आपका गाय का दूध डेयरी बनाए हुए हैं वो अपना एंटीबायोटिक यूज करते हैं। तो ये जो है करीब करीब जो है ऐसे ऐसे आप देखिएगा तो 70% ऑफ ऑल एंटीबायोटिक यूज ईच गोज टू द लाइव स्टॉक पर्पस के लिए वो चला जाता है। तो ये बहुत बड़ा तथ्य है। तो हम लोग जो बेसिकली
अब इसमें आप देखिएगा कि बहुत सारा डिबेट आपको मिलेगा इंटरनेट में भी बहुत सारा, कि जिसमें कि बताया जाएगा कि कच्चा दूध पीना चाहिए कि उसको पास्चुराइज करके पीना चाहिए। पास्चुराइजेशन एक टेक्निक है जिसमें हम लोग करीब करीब 18वीं शताब्दी 19वीं शताब्दी के अंत में ये शुरू हुआ, 1870 के आसपास में इसका शुरू हुआ पाश्चर के द्वारा। तो उन्होंने जो बताया कि भाई इसको अगर गर्म कर दीजिएगा तो बहुत सारा बैक्टीरिया मर जाएगा। और अलग अलग टेक्निक है, बहुत सारा मेथड है कि आप कम टेम्परेचर पर गर्म कीजिए और ज़्यादा समय के लिए जो है कि अगर 60 डिग्री पर करते हैं तो 15 मिनट, और नहीं तो फिर आजकल आ गया कि बहुत ज़्यादा हॉट कीजिए और कम समय के लिए कीजिए, और एक तो आ गया अल्ट्रा हॉट और बहुत लो टाइम। तो उसमें हम लोग करते हैं 240 डिग्री तक भी गर्म कर देते हैं और 2 सेकंड के लिए, तो वो ऐसा देखा जाता है कि वो भी इफेक्टिव है। बट दूध में केवल पौष्टिक चीज़ ही नहीं है, उसमें बैक्टीरिया भी है और जो कि आपके लिए फ़ायदेमंद है, और उसमें आपका जो है कि बहुत सारा एंटीबॉडीज़ है जो कि आपके फ़ायदेमंद के लिए है, और उसमें इंसुलिन भी है। इंसुलिन एक ग्रोथ फैक्टर है जो कि मतलब, तो आप बेसिकली इंसुलिन लाइक ग्रोथ फैक्टर भी है जो कि आपको ग्रोथ में मदद करता है। तो दूध में बहुत सारा चीज़ है, लैक्टोफेरिन है जो बैक्टीरिया से लड़ने में मदद करता है, क्योंकि ये जो है कि आपका ये आयरन को चिलेट कर लेता है, उसके वजह से बैक्टीरिया को आयरन नहीं मिल पाता, इसलिए बैक्टीरिया सर्वाइव नहीं कर पाता जो भी है। तो प्रकृति ने जो बनाया था कि भाई आप कच्चा दूध पी सकते थे, लेकिन इधर हुआ क्या कि हम लोग खाने पर बैलेंस नहीं रख पाते कि कितना चीनी खा रहे हैं, कितना कार्बोहाइड्रेट खा रहे हैं, कितना प्रोटीन खा रहे हैं, कितना फैट खा रहे हैं, ये नाप तोल के हम लोग नहीं खाते और रोज़ टहलते नहीं। तो हम लोग जो है आइडियल चीज़ नहीं करते। ज़्यादातर जैसे बताया गया, हम लोग के यहाँ कहा गया सात्विक भोजन, राजसी भोजन और जो है कि आपका तामसी भोजन। तो ज़्यादातर मनुष्य तामसी भोजन करते, और वो व्यायाम बिल्कुल एक्सरसाइज तो आजकल और बंद हो गया। तो हम लोग जो है अपने जीवन को इतना ज़्यादा कृत्रिम बनाते जा रहे हैं। खुले में शौच रोक दिया सरकार, तो कम से कम प्रोजेक्ट करने जाता था तो वो खाद का काम करता था, तो वो भी खत्म हो गया। तो आप जब एक्टिविटीज़ कम कर दे रहे हैं और कार्बोहाइड्रेट ज़्यादा ले रहे हैं, तो वैसे केस में अगर आज की डेट में आप कच्चा दूध पीजिएगा तो आपको नुकसान करेगा, क्योंकि आपकी प्रतिरोधी क्षमता उस हद तक अब नहीं रही जो आज से 10 साल 15 साल पहले थी, जबकि आप कम से कम ज़्यादा नेचुरल चीज़ यूज किया करते थे। तो जैसे जैसे आपने अपने जीवन को और ज़्यादा कृत्रिम बनाया है, तो वैसे वैसे आपका इम्यून सिस्टम और कमज़ोर हुआ है, बीमारी से लड़ने की अंदरूनी ताकत और कम हुई है। तो वैसे केसेस में जो है कि आपका आज के डेट में अगर कच्चा दूध पीजिएगा तो वो आपके लिए फ़ायदेमंद नहीं कहा जाएगा। हालांकि बहुत कहा जाता है कि प्रोटीन डिनेचर कर जाता है, मतलब वो टूट जाता है, प्रोटीन का जो स्ट्रक्चर होता है वो टूट जाता है और वो अपने वास्तविक रूप में नहीं रह पाता, तो उसकी पौष्टिकता कम हो जाती है एज फार एज इम्यूनिटी इज कंसर्न। जैसा कि आपका जो प्रतिरक्षा प्रणाली का जहाँ तक संबंध है, तो आप जो दूध पी रहे हैं, यदि उसको पास्चराइज करके पी रहे हैं तो उसकी पौष्टिकता निश्चित रूप से घट जाती है, क्योंकि बहुत सारा लाभदायक बैक्टीरिया भी उसमें डी कर जाता है, मर जाता है। तो इसलिए कहा जा सकता है कि दूध से अच्छा होगा कि आप दही का सेवन कीजिए, जिसमें कि लैक्टोज जो है कि लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया के रूप में कन्वर्ट हो जाता है और वो आपको लाइव बैक्टीरिया आप खाते हैं। तो दूध से ज़्यादा उचित चीज़ है दही खाना। और वैसे भी आप समझ सकते हैं, जो रोटी को आप बासी कर दीजिएगा तो बासी रोटी में भी देखिएगा बहुत सोना हो जाएगा वो, और उसमें भी बैक्टीरिया का ग्रोथ हो जाता है। तो वो आप खाइएगा तो आपके लिए ज़्यादा यूजफुल होगा, बासी रोटी ज़्यादा यूजफुल होगा बनस्पत की ताज़ा रोटी से, क्योंकि वो थोड़ा सा फर्मेंटेड खमीरीकरण उसमें शुरू हो जाएगा। तो ये तो एक तथ्य हुआ कि भाई हम लोग जो ये बहुत सारा डिबेट चलेगा कि भाई कच्चा दूध पीना चाहिए कि ये पीना चाहिए। और अभी जो आप देखिएगा कि जितना भी आपको मार्केट में दूध मिलेगा सब पास्चुराइज जो पैकेट वाला दूध मिलता है, तो इसमें वो लोग तो वैसे के अलग अलग भी दूध मिलता है, गाय का अलग मिलता है, ये का अलग मिलता है, भैंस का अलग मिलता है, लेकिन कभी कभी मिला के भी बेचते हैं। तो उसमें भी और कुछ कुछ गुण है जो कि पास्चुराइजेशन करने से बहुत मिक्स हो जाता है उसमें, और बैक्टीरिया तो बिल्कुल ख़त्म हो जाता है, तो उसकी पौष्टिकता कमती है। कहा जाता है कि इसमें ओमेगा 3 फैटी एसिड होता है, जो कि ओमेगा 3 फैटी एसिड एंटी इन्फ्लेमेटरी होता है, बहुत सारा ऑटोइम्यून डिजीज से लड़ने में आपको मदद करता है। और जो है कि ओमेगा 6 फैटी एसिड आपको इन्फ्लेमेटरी होता है और ओमेगा 3 एंटी इन्फ्लेमेटरी होता है। तो अगर आप कच्चा दूध पीजिएगा तो ओमेगा 3 ज़्यादा मिलेगा, पक्के दूध में वो टूट जाएगा, वो फिर उसका डिफॉर्म कर जाएगा रूप। ये सब उन्होंने बहुत लोगों ने तर्क दिया है, जो कि आप देखिएगा कच्चा दूध या पक्का दूध कौन सा पीना चाहिए। लेकिन निश्चित रूप से इतना तो तय है कि आज का मनुष्य कच्चा दूध पिएगा
तो उसको पहले तो देखना होगा कि वो स्वस्थ पूरी तरह से है कि नहीं, उसका सीबीसी में न्यूट्रोफिल तो नहीं बढ़ा हुआ है, उसका सीआरपी तो नहीं बढ़ा हुआ है। तो अगर वो बढ़ा हुआ है तब तो उसको मत बोले कि कच्चा दूध पियो, क्योंकि इस पहले से शरीर में चीनी का भंडार रखे हुए वो। वैसे केस में अगर वो लाइव बैक्टीरिया देगा तो कभी कभी वो हानिकारक भी हो सकता है। और बहुत सारे देशों में माना जाता था कि ट्यूबरकुलोसिस का बहुत इंपॉर्टेंट काउज जो है कि ये कच्चा दूध है। लेकिन जहाँ तक मेरा जो मरीजों को देख करके जो अनुभव हुआ, तो उससे मैं यही समझता हूँ कि किसी भी कच्चे दूध से ये दिक्कत नहीं हो सकता अगर मनुष्य पहले से एक्स्ट्रा चीनी नहीं खाए हुए हैं। जो आदमी अपना बॉडी मास इंडेक्स 21 से 25 से ऊपर रखे हुए है, जो बहुत मोटा किस्म का आदमी है, जो तोंद रखे हुए है, जो 30 बॉडी मास इंडेक्स रखे हुए, उन लोगों को कच्चा दूध नहीं पीना चाहिए। लेकिन जो बॉडी मास इंडेक्स कम रखे हुए, प्रोटीन प्रचुर मात्रा में खाते हैं, रोज़ 1-2 घंटा एक्सरसाइज करते हैं, रोज़ धूप में निकलते हैं, चमड़े को एक्सपोज करते हैं, पहले से कोई बीमारी नहीं है, उनको पीने में कोई दिक्कत नहीं है। अगर वो चाहें तो सीधे सीधी भी पी सकते हैं। लेकिन आपको ये भी देखना होगा कि आप जिस गाय का दूध पी रहे हैं उसको खिलाया क्या गया है। जो बोइएगा वही काटिएगा। अगर आप गड़बड़ चीज़ खिलाइएगा, अगर आपका ग्वाला गड़बड़ चीज़ खिलाएगा गाय को, तो फिर आपको वो जो गाय दूध देगी वो तो जाहिर सी बात है उसी से मिलेगा। अभी एक सर्वे हुआ था जिसमें सारे दूध का स्टडी किया गया था कि क्या उसमें गड़बड़ी है। तो ये पाया गया कि एडल्ट्रेशन बहुत कम है उसमें। पानी मिलाना, चाहे ये जो है कि कुछ आर्टिफिशियली यूरिया मिला करके, डिटर्जेंट मिला करके दूध बनाते थे, तो वो तो बहुत कम है, वो करीब 6% केसेस में ऐसा पाया गया। लेकिन उन्होंने पाया कि इसमें बहुत सारा ऐसा तत्व है जो इंसेक्टिसाइड है की श्रेणी में आता है, वो सब चीज़ इसमें मिला हुआ है, एंटीबायोटिक्स कुछ ज़्यादा मात्रा में है। तो उन्होंने जो है कि FSSAI जो है ना, फसाई जिसको बोलते हैं, जो फूड सेफ्टी जो करते हैं, स्टैंडर्ड जारी करते हैं, फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड ऑफ इंडिया, तो उन्होंने जो जारी किया गाइडलाइन, उसके हिसाब से उन्होंने बताया कि जो सर्वे किया था, ऐसी रैंडम सर्वे किया गया था, नेशनल सर्वे हुआ था कि भारत में जो दूध मिल रहा है उसमें कितना सही है और कितना गलत है। तो उन्होंने सर्वे में कहा कि नकली दूध तो बहुत कम मिल रहा है, करीब 5% के आसपास, लेकिन उसमें इंसेक्टिसाइड बहुत मात्रा में है। तो ये तो आपको डिपेंड करता है कि आपको उसको ज़्यादा खर्चा नहीं हो। वो क्या चाहेगा, ग्वाला क्या चाहेगा कि उसको कम से कम खर्च हो, चूँकि 25 किलो के आसपास जो है उसको रोज़ खिलाना है आपको घास। अब घास अगर नहीं मिल रहा है, शहरों में घास कहाँ से लाएगा, तो घास भी एक मुसीबत हो गया। तो अब क्या है कि उसको अगर प्रॉपर भोजन नहीं देगा तो जाहिर सी बात है वो प्रॉपर दूध नहीं निकालेगी। आप खुद देखिएगा कि यदि माँ का बच्चे के लिए माँ का दूध जो होता है वो बहुत अमृत के समान होता है। पहला 6 महीने तक माँ के दूध में वो सारा पौष्टिक एलिमेंट है जो कि एक बच्चे के लिए ज़रूरी है। तो अगर माँ का दूध अगर दिया जाता है तो बच्चा स्वस्थ रहता है। लेकिन 6 महीने के बाद बच्चे के ग्रोथ के लिए जो पौष्टिक चीज़ों का जरूरत पड़ता है तो वो तत्व नहीं रहता है दूध में, इसलिए अन्नप्राशन कराया जाता है 6 महीने के बाद। जनरली सब जगह ट्रेडिशन है कि भाई 6 महीने के बाद उसको आप बाहर का चीज़ देना शुरू कर दीजिए, जो भी दाल दीजिए और मतलब दाल रोटी चूर के दीजिए, दलिया खिलाइए। तो ये सब जो है कि आप बाहर का चीज़ देना, केला वगैरह खिलाइए, ये सब बाहर का चीज़ देना शुरू कर देना चाहिए। लेकिन हमेशा देखना चाहिए कि प्रॉपर अमाउंट ऑफ कार्बोहाइड्रेट, प्रॉपर अमाउंट ऑफ प्रोटीन, प्रॉपर अमाउंट ऑफ फैट उसको जरूर जाना चाहिए, क्योंकि उसका ग्रोथ अभी होना है, तो इसलिए उसको प्रॉपर अमाउंट सब कुछ मिलना चाहिए। लेकिन जो है कि तो अब माँ का दूध में भी देखिएगा तो बहुत सारा ऐसा चीज़ है जो एंटीबॉडी माँ भेजती है अपने बच्चे को, ऑलरेडी बना एंटीबॉडी है बीमारी से लड़ने का, डायरेक्ट ताकत, उसको पैसिव इम्यूनाइजेशन भी कह सकते हैं आप। और माँ के दूध में हालांकि प्रोटीन कम होता है, लेकिन जो भी प्रोटीन होता है वो बहुत हाई क्वालिटी का प्रोटीन होता है। लेकिन अगर ओवरऑल देखिएगा कि प्रोटीन का अमाउंट कितना है, तो प्रोटीन माँ के दूध में कम है गाय के कंपेरिजन में, और भैंस सबसे ज़्यादा प्रोटीन होता है भैंस के दूध में। तो अगर आप एक ढंग से देखिएगा तो भैंस का दूध ज़्यादा पौष्टिक है गाय के दूध से, क्योंकि उससे प्रोटीन ज़्यादा होता है, करीब 20-30% प्रोटीन ज़्यादा होता है भैंस के दूध में गाय के दूध के कंपेरिजन में। और भैंस के दूध में फैट भी ज़्यादा होता है, लेकिन फैट तो ज़्यादा होता है लेकिन कोलेस्ट्रॉल कम होता है, और कैल्शियम ज़्यादा होता है भैंस के दूध में। तो ये जो है कि ज़्यादा यूजफुल है भैंस का दूध। और अगर आप देखिएगा तो कैमल के दूध में प्रोटीन वैसे तो कम है, गाय से भी थोड़ा कम है, और उसमें सॉलिड एलिमेंट कम होते हैं। वैसे देखिएगा दूध का कंपोजिशन तो आपको करीब करीब पता चलेगा कि ये 85-88% इसमें पानी होता है, और 12 से 15% तक सॉलिड एलिमेंट होता है। और सॉलिड एलिमेंट में देखिएगा तो सबसे ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट है इसमें, लैक्टोज नामक कार्बोहाइड्रेट है,
और उसके बाद तब इसमें प्रोटीन है। करीब करीब आप देखिएगा कि 100 ग्राम अगर आप दूध लीजिएगा 100 ग्राम, तो 100 ग्राम दूध में 100 कैलोरी मिलेगा। अगर आप भैंस का दूध लीजिएगा तो 100 ग्राम भैंस के दूध का कैलोरी 100 होता है, लेकिन 100 ग्राम गाय के दूध का कैलोरी केवल 70 होता है। तो इसमें कम कैलोरी होता है और उसमें ज़्यादा कैलोरी होता है। तो और जो है कि और लेकिन उसमें आप देखिएगा तो उसमें प्रोटीन ज़्यादा है। तो यानी कि प्रोटीन ही वो चीज़ है जो कि आपके शरीर के लिए, ये इम्यून सिस्टम को मजबूत करने के लिए प्रोटीन ज़रूरी होता है। तो वो प्रोटीन आप जो है कि दूध से आपको मिल जाएगा, खासकर भैंस के दूध से। और अब तो लोग ये बोल दिया कि हार्ट अटैक कोलेस्ट्रॉल से नहीं, हार्ट अटैक चीनी से होता है, इसलिए कोलेस्ट्रॉल को खराब खाद्य पदार्थ नहीं, अच्छा खाद्य पदार्थ कहा जाने लगा। वास्तव में आपके शरीर में जो 80% चर्बी है वो चीनी का ही जमा हुआ रूप है। आप जो एक्सेस कार्बोहाइड्रेट खाए हैं, एक्सेस कार्बोहाइड्रेट का अर्थ ये होता है कि जो आप खर्च नहीं कर पाए। एक सामान्य मनुष्य को लगभग करीब करीब उसको 200 से 300 ग्राम कार्बोहाइड्रेट रोज लेना चाहिए, उससे ज़्यादा की जरूरत नहीं है, क्योंकि उससे ज़्यादा श्रम वो करता नहीं। और 60 ग्राम प्रोटीन एक सामान्य मनुष्य को लेना चाहिए। लेकिन हम लोग जो भोजन करते हैं उसमें कार्बोहाइड्रेट तो करीब करीब 300-400 ग्राम हो जाता है, लेकिन जो प्रोटीन जो है पता चलता है कि करीब 20-30 ग्राम हम लोग ले रहे हैं। तो और बिल्कुल मेहनत नहीं करते, मेहनत करना छोड़ दिए तो प्रोटीन का एब्जॉर्प्शन भी नहीं हो पाता, और धूप में बिल्कुल नहीं निकलते, विटामिन डी नहीं मिल पाता। तो ये सब बहुत सारा कारण है जिसके चलते हम लोग बीमारी के शिकार हो जाते हैं, क्योंकि हम लोग को सही डाइट का अंदाज़ा नहीं रहता। तो अभी ये बहुत ज़रूरी है कि ये जागरूकता लोगों में फैलाना कि भाई जो हम खा रहे हैं, बबूल का गाछ रोपिएगा तो आम नहीं फरेगा। यदि आप भोजन गलत लीजिएगा तो निश्चित रूप से आपका जो आउटपुट होगा शरीर में वो खराबी होगा। हम हमेशा कहते हैं ये गलत है, ये सही है, लेकिन अपने आप को निर्दोष साबित करने का प्रयास करते हैं कि नहीं हमारा फॉल्ट नहीं है, ये बाहरी दुनिया का फॉल्ट है। तो हमें इन सब चीज़ों से बचना होगा और खुद का सुधार जरूरी होगा। अभी तो मैं इस पर एक और वीडियो बनाऊँगा। आज तो ये वीडियो मैं मिल्क दिवस पर ही समर्पित रखना चाहता हूँ। हालांकि अभी कोरोना का दौर भी है, तो कोरोना में जो लोगों को तंग कर दिया गया, झूठ मूठ का दर्द दिखाया गया, वास्तव में कोई बीमारी नहीं था। इस धरती पर कोई भी वायरस ऐसा नहीं आ सकता जो कि मनुष्य जाति के अस्तित्व को ख़त्म कर दे, क्योंकि ये संभव ही नहीं है कि हर का अब वुहान में फैला तो थोड़ी सबका सब मर गया, बहुत लोग बचे, हर जगह बचता है। लेकिन होता क्या है कि कोई भी पैंडेमिक फैलता है तो बेसिकली ये मानसिक घटना है। पैंडेमिक बेसिकली इज ए हिप्नोटिज्म, नॉट मोर देन दैट। क्योंकि हम लोग मौत को इकट्ठे दिखाना शुरू कर देते तो आदमी सम्मोहित हो जाता है, रात दिन वही देखता है, उसको लगता है हर चीज़ यही घट रहा है। तो ये सरकार का अच्छा ये है कि अभी अनलॉकडाउन शुरू हो गया 1 जून से, तो इसके लिए सरकार को धन्यवाद देंगे। खैर वो अलग टॉपिक है, उस पर अलग वीडियो बनाएंगे हम। तो अभी जो मैं जो है कि ये मैं जो बता रहा था आपको, वैसे तो मैं तो लॉकडाउन पर बहुत सारा वीडियो बनाया हूँ। आप मेरे ये में जाइएगा तो मेरे चैनल के अंदर देखिएगा कौन कौन वीडियो है, तो उसमें आपको कम से कम 30-40 वीडियो मिलेगा, जिसमें कि जब से लॉकडाउन, जब से कोरोना शुरू हुआ तब से हम हर स्टेज पर कहते जा रहे हैं कि ये बिल्कुल डरने का जरूरत नहीं था, बिल्कुल लॉकडाउन का जरूरत नहीं था, बिल्कुल ये मास्क लगाने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल हाथ धोने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल डिस्टेंसिंग करने की जरूरत नहीं है। इस सब चीज़ पर हमने वीडियो बनाया हुआ है, तो वो आप देखिएगा। क्योंकि आप जितना सहज रहिएगा उतना ही कम बीमार पड़िएगा। जितना अपने आप को कृत्रिम बनाइएगा, जो भगवान ने आपको नहीं दिया वैसा आप बनाइएगा, उतना ज़्यादा ही आप ये हो जाइएगा। तो अगर हमको सही दूध लेना है तो हमको गायों की कदर करनी होगी, उसको प्रॉपर अमाउंट ऑफ घास देना होगा, उसको प्रॉपर अमाउंट ऑफ न्यूट्रिशन देना होगा, और इस जो गाय के बिजनेस को ये हमको सपोर्ट करना होगा, गवर्नमेंट को उसको करना होगा कि एक गवर्नमेंट का खटाल खोलना होगा। और जो भी आदमी गाय रखता है उसको बोले कि भाई आप आइए, कुछ चार्ज यहाँ जमा कीजिए, और वो जो है कि आपको सब कुछ गवर्नमेंट व्यवस्था कर देगा। तो एक सही क्वालिटी का घास, सही क्वालिटी का खान पान कायदे से सरकार को व्यवस्था करना चाहिए। आज दूध दिवस पर ये हमारी सरकार से अपील है कि सरकार को जो भी जहाँ पर भी सरकारी खोलना चाहिए गौशाला, और उसमें जो है कि सबको प्रमोट करे कि कोऑपरेटिव जो है कि मिल्क फार्मिंग होना चाहिए। उसमें होना ये चाहिए कि सरकार सब कुछ का व्यवस्था कर दे गाय का। जिसको भी जो ग्वाला है उनको आप मिनिमम रेट लीजिए कि भाई आपको एक गाय का इतना रुपया लगेगा, आप इतना पैसा जमा कीजिए, और आपका सारा गाय का रख रखाव, जो भी टीकाकरण, जो भी वैक्सीनेशन, सारा चीज़ वहाँ होगा। और उससे ये होगा कि गवर्नमेंट इंश्योर कर सकती है कि भाई जो भी, क्योंकि आजकल देखा जा रहा है कि गाय को जहाँ तहाँ छोड़ दिया जाता है। अब गाय पॉलीथीन खा ले रही है, और जो है कि वो बहुत सारा मेडिकल वेस्ट अभी हम लोग
इंदिरा गांधी आईजीएमएस में रहते हैं, तो आईजीएमएस का अगल बगल बहुत सारा मेडिकल वेस्ट भी रहता है, उसको भी गाय खा जाती है, तो उसके चलते जाहिर सी बात है उसका दूध तो इन्फेक्टेड ही होगा। तो इन सब चीज़ों पर ज़्यादा ध्यान देने की आवश्यकता है। अगर सरकार में सही में चाहती है तो कोऑपरेटिव फार्मिंग उसको शुरू करना चाहिए, कि या फिर किसी एनजीओ को मदद करे वो सरकार की, जो एनजीओ खोलिए जिसमें कि बहुत सारे गरीब जो गाय पालने वाले हैं, जो कि उतना पूंजी नहीं लगा सकते, उनको ये मदद दीजिए और उनको बोलिए कि आपको कम से कम कीमत पर ये उपलब्ध है, नो प्रॉफिट और नो लॉस पर सरकार ये रखे, व्यवस्था करे कि भाई आप आइए वहाँ पर, वो गाय को लेके आइए और उसको जो है कि वो सब कुछ चीज़ वहाँ पर उपलब्ध रहेगा, आपको कम से कम खर्चा होगा और ज़्यादा से ज़्यादा आप अच्छा खाना खिला पाइएगा और सारा वैक्सीनेशन करा पाइएगा। जो भी दिक्कत होगा वेटनरियन मौजूद रहेगा वहाँ पर, वो भी हो जाएगा। तो इसके चलते क्या होगा कि गाय पालने वाला ज़्यादा अपने आप को फ्रीडम महसूस करेगा और ज़्यादा, और जो पी रहा है गाय का दूध डायरेक्टली लेकर के जब निकलता है उससे लेकर के, तो वो भी ये रहेगा। इसके साथ साथ मैं कुछ और बातों पर भी प्रकाश डालना चाहूँगा कि जैसे गाय और भैंस, हम लोग दो चीज़ का बात किए, लेकिन उसके अलावा भी कैमल्स का जो मिल्क होता है वो भी आजकल बहुत अच्छा कहा जाने लगा, क्योंकि इसमें बहुत सारा एंटीवायरल, एंटी फंगल, एंटी बैक्टीरियल एलिमेंट है, तो इसको भी यूज करना चाहिए। हालांकि प्रोटीन तो कम है लेकिन स्पेशल क्वालिटी का प्रोटीन है, और भैंस का कंपैरेटिवली कम भोजन होता, तो भैंस को ज़्यादा मुश्किल हालात में भी आप रख सकते, ये जो ऊँटनी को आप ज़्यादा ख़राब माहौल में भी रख सकते, एडवर्स कंडीशन में भी रख सकते। वो बहुत सारा कांटेदार चीज़ भी खा लेता है जो जनरली रेगिस्तान में उपजता है तो उसका भोजन कम सोफिस्टिकेटेड है। तो आप अगर गवर्नमेंट चाहे तो ऊँट को भी प्रमोट कर सकता है। हालांकि ऊँट थोड़ा सा कम दूध देती है, अगर देखिएगा तो गाय ज़्यादा दूध देती है, उससे कम भैंस दूध देता है, तो भैंस कम, उससे कम दूध देती है भैंस। और जो है ऊँटनी का दूध भी आजकल बहुत पॉपुलर हो रहा है, और उसका आइसक्रीम भी आता है, उसका और भी प्रोडक्ट आता है मार्केट में। और जो है कि ये उसके अलावा बकरी का दूध, तो बकरी का दूध आपको राजस्थान जाइएगा, हम लोग को मौका मिला, एक बार राजस्थान में बाढ़ आ गया था, मैं उसमें रामनाथ लोहिया हॉस्पिटल में था, तो वहाँ से हमको भेज दिया गया था कवास में। तो वहाँ जब मैं गया था तो करीब 1 महीना रहा था, तो उस दौरान मुझे नज़दीक से देखने का मौका मिला था। गडरा रोड स्टेशन है, वो जो है कि वहाँ पर मैं गया था, वो हमारी पोस्टिंग थी बीकानेर, ये जो है कि आपका बीकानेर ज़िला में, ये आपका जोधपुर में है, बाड़मेर ज़िला में है। बाड़मेर में गडरा रोड में बहुत बॉर्डर ज़िला है भारत का, तो बाड़मेर में हमको जाने का सौभाग्य मिला था। तो वहाँ पर मैंने देखा था कि वहाँ पर जो है कि आपको बकरी का दूध का चाय हर जगह मिलते हुए हमने देखा था। उसमें क्या खासियत है कि उसमें स्पाइसी होता है थोड़ा। बकरी का दूध का चाय पीजिएगा तो उसमें अदरक नहीं डालना पड़ेगा, बिना अदरक डाले ही वो आपको स्पाइसी लगेगा। उसी ढंग से ऊँटनी का दूध भी, एक मरीज़ को बुखार था, तो वो उसको जब हमने दवा दिया वो ठीक हुआ, बड़ा खुश हुआ। तो हमारे लिए ऊँटनी का दूध एक लोटा लाया था, उसको हमने पी के देखा था, बड़ा स्वादिष्ट था। थोड़ा सा सॉल्टी होता है, थोड़ा सा नमकीन जैसा लगता है। चूँकि आप गाय के दूध पीने का आदी हैं तो आपको वो दूध थोड़ा सा हल्का सा सॉल्टी लगेगा, लेकिन चूँकि इसमें पौष्टिक एलिमेंट बहुत है इसलिए जो है कि, लेकिन एक चीज़ हमेशा याद रखिए, आप हमेशा सुनिएगा कि इसमें पौष्टिक एलिमेंट है, इसमें पौष्टिक एलिमेंट है, लेकिन कोई भी चीज़ पौष्टिक तभी तक होगा जब उसको आप सही तरीके से यूज कीजिएगा। याद रखिए, डिक्टम है, अति किसी भी चीज़ का खराब होता है। आप अगर गाय का दूध ही 2 किलो रोज़ पीजिएगा तो उसमें बीमार पड़ जाइएगा। आप ये सोच के देखिए कि 100 ग्राम दूध में, भैंस के दूध में आपको 100 कैलोरी है। एक आदमी को करीब 1500 कैलोरी चाहिए जो बिल्कुल मेहनत नहीं करता, और मेहनत अगर कीजिएगा तो आज के ज़माने में एक आदमी 300, 400, 500 कैलोरी जलाता है एक्स्ट्रा। तो आप 500 भी जलाए तो आपको हो गया करीब 2000 कैलोरी। 2000 कैलोरी मतलब ये करीब 2000 ml यानी 2 किलो। यानी एक आदमी अगर चाहे तो केवल 2 किलो, 1.5 से 2 किलो दूध उसको कंप्लीट भोजन हो गया। लेकिन उसमें फाइबर नहीं है, फिर ये ध्यान रखिएगा, उसमें फाइबर नहीं है, और उसमें फाइबर नहीं है इसलिए आप अगर जो है कि आपको फाइबर अलग से भी देना पड़ सकता है। करीब अगर आप 250 ml दूध लेते हैं तो उसमें करीब 9 ग्राम या फिर 7 ग्राम, अगर गाय का दूध लीजिएगा तो 7 ग्राम और भैंस का दूध लीजिएगा तो 9 ग्राम प्रोटीन होता है। 60 ग्राम प्रोटीन जरूरी है, तो आपको उस हिसाब से उतना देना चाहिए। तो आपको किसी भी चीज़ को संतुलित मात्रा में देना चाहिए। और दूध में अच्छा खासा चीनी भी है, अगर आप चीनी नहीं भी मिलाते, लैक्टोज नामक चीनी पहले से मिला हुआ है। तो जिनको पहले से डायबिटीज़ वगैरह हो गया है
उनको अगर दूध पीना चाहते हैं तो उनको हम सलाह यही देंगे, तो वैसे कि इसमें अपना रोटी बहुत घटा दीजिए, आप एक रोटी ज़्यादा मत खाइए, क्योंकि उधर से भी कार्बोहाइड्रेट आप ले लीजिएगा। और आपको तो कम से कम कैलोरी देना होगा। जिनको भी बीपी, चीनी, गठिया, दमा, मिर्गी, पथरी हो चुका है, उनको कैलोरी को और कम से कम देना होगा। 1500 कैलोरी रोज चाहिए, उससे भी कम देना होगा, ताकि जो है आप जो एक्सेस कैलोरी घुसाए हैं शरीर उसको यूज कर सके, उसी को गला सके, उसी को जला सके, ताकि डायबिटीज रिवर्स किया जा सके। हम लोग यही काम नहीं करते। हम लोग भोजन तो उतना ही लेते चले जाते, मतलब अगर 1500 कैलोरी ले रहे हैं तो 1500-1600 कैलोरी लेते चले जाते हैं, उसको कम नहीं करते और बीमारी के शिकार हो जाते हैं। तो कुछ लोग जो कंप्लीट वेजिटेरियन होते हैं, उनका कहना रहता है कि हम दूध भी नहीं पिएंगे क्योंकि ये जानवर से आता है। तो आप अगर वो ऐसा सोचते हैं तो गलत नहीं सोचते हैं, क्योंकि उनको ये समझना चाहिए कि आखिर ये गाय दूध किसके लिए देती है? बछड़े के लिए देती है। और अगर आप उसको यूज कीजिएगा तो जाहिर सी बात है आप बछड़े का हक मारिएगा। तो इस ढंग से देखिएगा तो जो लोग धार्मिक व्यक्ति हैं उनको सोच के देखना चाहिए कि जो दूध पी रहे हैं वो कहाँ तक उचित है, क्योंकि वो बछड़े के लिए बेसिकली बनाया गया। लेकिन कुछ लोग इसमें ये तर्क दे सकते हैं कि अगर हम दूध पीते हैं तो हम उसको सेवा भी करते हैं, हम उसको खिलाते पिलाते भी हैं। तो अगर हम किसी को पालते हैं, पालते पोसते हैं, तो उसको खाने में कोई बुराई नहीं है, ऐसा भी तर्क लोग देते हैं। तो कुछ लोग तो ये भी तर्क देते हैं कि जो वेजिटेरियन है वो अंडा उनको खाना चाहिए। क्यों? क्योंकि अंडा दो प्रकार का होता है, एक जो फर्टिलाइज्ड एग है, एक जो अनफर्टिलाइज्ड एग है। फर्टिलाइज्ड एग ही वो एग होता है जिससे कि मुर्गी निकलता, अनफर्टिलाइज्ड एग से मुर्गी नहीं निकलता। तो वैसे केस में वो तो ऐसा भी बेकार चीज़ है, तो उसको तो खाने में कहीं कोई दिक्कत नहीं, निर्जीव वस्तु है। तो लोग अलग अलग तर्क देते हैं और अपने हिसाब से उसको सही मानते हैं, गलत मानते हैं। तो जहाँ तक वेजिटेरियन मिल्क का सवाल है, तो बहुत सारा वेजिटेरियन मिल्क अब उपलब्ध है। जैसे सोयाबीन का मिल्क है, जैसे कोकोनट का मिल्क है, जैसे कि राइस से भी मिल्क निकाला जाता, तो ये सब मिल्क है जो कि उपलब्ध है। लेकिन राइस के मिल्क में प्रोटीन 0% होता है, सोयाबीन के मिल्क में प्रोटीन होता है करीब 5 से 6 ग्राम 100 ग्राम में, और जो है कि ये आपका कोकोनट का मिल्क में भी प्रोटीन और कम होता है, 3 से 4 ग्राम प्रोटीन होता है। तो आप ये सब भी यूज कर सकते। तो जिनको भी पूरा वेगन कहा जाता है, उनको जो बिल्कुल ही ये नॉन वेज का बिल्कुल कोई भी चीज़ नहीं खाते, तो वो भी सही है। लेकिन कोई भी चीज़ का एक लिमिट है। आप रोज़ दिन फल खाइएगा, ज़्यादा ज़्यादा फल खा लीजिएगा, उसमें कार्बोहाइड्रेट है, तो फिर प्रोटीन भी आपको चाहिए, प्रोटीन कहाँ से आएगा? तो ये सब चीज़ों उनको समझना पड़ेगा कि भाई थोड़ा थोड़ा सब कुछ ले सकते, लेकिन मेहनत बहुत ज़रूरी है। क्योंकि जो भी भोजन कर रहे हैं अगर बिना मेहनत के कीजिएगा तो उसको बीमारी निश्चित रूप से होगा। प्रकृति में सारे चीज़ों को बनाया गया है और हमने प्रकृति को मॉडिफाई किया है अपनी सुविधा के लिए, तो उसका हमको प्रोस एंड कॉन्स भी जानना होगा। नहीं तो फिर जो है कि हम इन सब चीज़ों से, और ये अच्छी बात है कि भारत 1998 से जो है कि दूध का सबसे बड़ा उत्पादक है पूरे विश्व में। लेकिन भले ही एक्सपोर्ट नहीं कर पाता, थोड़ा बहुत मिल्क पाउडर एक्सपोर्ट करता है, लेकिन एक पूरा जो बाज़ार है मिल्क पाउडर का, उसमें भारत का परसेंटेज है वो 1% भी नहीं है। इसलिए भारत एक्सपोर्ट नहीं कर पाता, क्योंकि इसकी ज़रूरतें बहुत है। अगर आप देखिएगा पूरे विश्व में जो प्रति व्यक्ति कितना दूध उपलब्ध है, तो करीब करीब 250 ग्राम दूध उपलब्ध है प्रति व्यक्ति। और अगर यही चीज़ देखिएगा भारत में, तो प्रति व्यक्ति जो है कि 3.9 ग्राम दूध उपलब्ध है। यानी करीब करीब जो है कि ये 400 ग्राम, 3.99, ये 399 ग्राम उपलब्ध है भारत में, और 250 ग्राम उपलब्ध है पूरे विश्व में। यानी कि जो है कि करीब करीब 400 ग्राम दूध भारत में प्रति व्यक्ति उपलब्ध है। ये अच्छी उपलब्धि है इतना। और अब 1 अरब 30 करोड़ का पॉपुलेशन में अगर हमारे पास प्रति व्यक्ति इतना दूध निकलता है कि प्रति व्यक्ति जो है कि करीब करीब 300 ग्राम तक हम दे सकते हैं, तो ये कम उपलब्धि नहीं है। और इसके लिए कुरियन को हम थैंक्स देना चाहिए। तो भारत के श्वेत क्रांति के जनक हैं। और अगर आप देखिएगा कि चूँकि हर गाय दूध देती नहीं है, तो अगर देखिएगा कि प्रति गाय कितना दूध निकलता है ऑन एन एवरेज, तो वो करीब करीब 4.5 लीटर दूध निकलता है। और ये अगर आप 20 साल पहले देखिएगा तो 3 लीटर दूध निकलता था। आज के डेट में प्रति गाय, हो सकता है कोई गाय आपको 15-20 लीटर दूध दे, लेकिन बहुत सारा टाइम तो गाय दूध नहीं भी देती है। तो अगर आप एवरेज निकालिएगा तो जाहिर सी बात है वो कम हो जाएगा। तो वो करीब करीब 4.5 लीटर भारत में है, और हम लोग यहाँ तक पहुँच गए हैं। और गवर्नमेंट का योजना है कि इसको 5 लीटर 6 लीटर तक लाया जाए और उत्पादकता बढ़ाया जाए। और ये तभी होगा जब आप कोऑपरेटिंग मिल्क फार्मिंग कीजिएगा, ताकि गवर्नमेंट ये काम करे, गवर्नमेंट वो सारा सुविधा दे ग्वाला को, ताकि जो 10 गो 5 गो गाय रखता है वो भी वहीं जा करके वो जो भी पैसा अपने से जो खरीदता है वो सब का सब गवर्नमेंट खरीदे उसके बदले, और उसको कोई प्रॉफिट नहीं ले।
तो ये बहुत ज़रूरी है, सरकार की तरफ से ये होना चाहिए। जैसे कि वो सब चीज़ में मदद करता है तो इसमें भी उनको मदद करना चाहिए, क्योंकि अगर हमको सही दूध मिलेगा तभी हम स्वस्थ बनेंगे, तभी भारत स्वस्थ बनेगा। तो ये था दूध के बारे में सारा चीज़, सारा ज्ञान जो मैं देना चाहता था आपको। अगर अच्छा लगा होगा तो इस वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा। और मैं लेकिन एक बात यहाँ कहना चाहूँगा कि दूध से बहुत अच्छा होगा दही खाइए, क्योंकि हम लोग मेहनत कम करना शुरू कर दिए हैं, तो हमको वो भोजन करना होगा जिसमें कार्बोहाइड्रेट कम से कम हो, प्रोटीन ज़्यादा से ज़्यादा हो। तो दही वो ज़्यादा फिट है, क्योंकि दही में लाइव बैक्टीरिया भी आपको मिलेगा, लैक्टोबैसिलस। तो दही ज़्यादा प्राकृतिक है बनस्पत के दूध के, तो दही ज़रूर खाइए, कोशिश कीजिए कि दही खाइए और दूध का सेवन कम से कम कीजिए, दही ज़्यादा खाइए। और जो है कि 3 कटोरा दाल रोज़ पीजिए, अंकुरित चना अंकुरित मूंग खाइए और रोज़ टहलिए, बिना काम के चलिए। और आपको मैं डॉक्टर क्रांति फिलॉसफी ऑफ ओकरेंस ऑफ डिजीज़, जो मैंने खोजा कि दुनिया में कोई भी बीमारी 5 कारण से होता है। नंबर 1 ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट खाना, नंबर 2 कम प्रोटीन खाना, और नंबर 3 नहीं टहलना, और नंबर 4 कम से कम आधा घंटा भी चमड़े को डायरेक्ट धूप नहीं दिखाना, और नंबर 5 कम से कम 6 घंटा भी नहीं सोना। तो ये 5 कारण है कोई भी बीमारी होने का। जो 90,000 मरीज हम देखे इंदिरा गांधी आयुर्विज्ञान संस्थान में, और हमारा सबसे फेवरेट बीमारी है एसएलई को हम जड़ से ठीक कर देते। मैं डॉक्टर क्रांति चंदन जयकर, एसोसिएट प्रोफेसर एंड XHOD स्किन BD IHMS पटना। तो मैं जो 90,000 मरीज मैंने देखा, उसमें से 90,000 मरीज का अनुभव ये बताता। और एसएलई सिस्टेमिक लूपस एरिथेमेटोसस ये बीमारी है जिससे हमको बहुत गहरा प्रेम है, और इस बीमारी को हम जड़ से ठीक करते। लेकिन ये जड़ से मरीज तभी ठीक होता जब वो दाल जम के पीता, रोज़ टहलता, दही भी जरूर खाता, अंकुरित चना अंकुरित मूंग खाता, और 1 से 2 घंटा रोज़ टहलता, तभी वो ठीक हो पाता है। क्योंकि धूप में भी निकलना ज़रूरी है, कम से कम आधा घंटा धूप जरूर दिखाइए। और जो है कि तभी आप होलिस्टिक अप्रोच होना चाहिए जीवन का। सब चीज़ का जरूरत है, सब चीज़ अच्छा है, लेकिन अगर ज़्यादा कीजिएगा तो वही जहर हो जाएगा। अति सर्वत्र वर्जेत, अति हर चीज़ में गड़बड़ होता, किसी चीज़ का अति नहीं कीजिए। बुद्ध ने कहा था मध्यम मार्ग उन्होंने कहा, मध्य मार्ग अपनाइए, किसी चीज़ का अति मत कीजिए। दूध पीजिए, लेकिन दूध को खर्च भी कीजिए। ये नहीं कि आप रोटी सब्जी भी खा रहे हैं और 1 किलो दूध भी पी जा रहे हैं, तो उससे बीमारी पड़ जाएगा। क्योंकि आधा किलो दूध पीने का अर्थ है कम से कम 5 से 6 किलोमीटर चलना। 1 किलो दूध पीने का अर्थ है 10 किलोमीटर चलना। अगर आप पिए हैं तो उतना चलना भी होगा। गाड़ी में अगर पेट्रोल भरे हैं तो गाड़ी चलाना भी होगा। जो काम गाड़ी में पेट्रोल का है वही काम शरीर में कार्बोहाइड्रेट का है। और दूध में चीनी भगवान डाला हुआ है। तो जो भी आदमी चाय पीते हैं उनसे हमारी विनती है कि कृपया कर दूध में अलग से चीनी डाल के मत चाय पिएं। अगर आपको चीनी का बहुत शौक है तो आप शुगर फ्री डाल दें, ताकि उसमें कैलोरी नहीं मिले आपको। और स्टीविया का प्लांट मिलता है, उसका पत्ता डाल दीजिए, तो वो भी आपको जो है कि चीनी नहीं देगा। तो ये सब अब करना होगा, क्योंकि हम लोग शारीरिक श्रम कम से कम करते जा रहे हैं और हम जम के चीनी खाते हैं। तो यही सब मैं आपको बताना चाहता था, जागरूक करना चाहता था। मैंने बहुत सारा देखा दूध पर वीडियो, लेकिन ये सब जानकारी नहीं थी, इसलिए हमको लगा कि ये चूँकि हमारे जो भी सब्सक्राइबर हैं उनको ये जानकारी पहुंचना चाहिए, और ये जानकारी देना हमारा परम कर्तव्य है। तो अगर ये अच्छा लगे वीडियो तो और लोगों को लाइक और शेयर कीजिए, ताकि वो इसके प्रति जागरूक रह सकें। और हर माँ को मैं कहना चाहूँगा कि जो भी उनका अपने बच्चे को कम से कम जो है कि 6 महीने दूध जरूर पिलाइए। और अगर आप अपना दूध पिला रहे हैं तो उस दौरान हाई प्रोटीन डाइट लीजिए। याद रखिए, अगर आप ज़्यादा चीनी खाइएगा तो आपके दूध में ज़्यादा चीनी निकलेगा और आपका बच्चा तुरंत बीमार पड़ेगा। यही कारण है कि माँ अगर गलत चीज़ खाएगी तो उसका बच्चा तुरंत बीमार पड़ेगा। इसीलिए जो भी लैक्टेटिंग मदर हैं उनको हमारा सलाह यही है कि आप 3 कटोरा दाल तो जरूर पीजिए रोज़। अंकुरित चना अंकुरित मूंग खाइए। जो भी हरा सब्जी बनाते हैं 10 से 15 पीस सोयाबीन का बड़ी जरूर डालिए। और अगर आपको फल खाना है तो उस दिन आप बाकी सारा चीज़ छोड़ दीजिए। 1 कटोरा गाढ़ा दाल पीजिए, 1 आम खा लीजिए। 1 कटोरा गाढ़ा दाल, 1 आम, 1 कटोरा गाढ़ा दाल, 1 आम, यानी 3 आम और 3 कटोरा दाल। ये 24 घंटे का भोजन हो गया। और उसी ढंग से जो है कि अगर दूध खाना है, दूध से प्रेम है, तो दूध खाइए, लेकिन उस दिन आप फसल वैरायटी बना के खाइए। जैसे दूध को आप मैंगो शेक बना के खाइए, तो लेकिन उसमें चीनी बहुत बढ़ जाएगा, क्योंकि मैंगो शेक में 3 प्रकार का चीनी है। एगो दूध का लैक्टोज, एगो जो ऊपर से डाले सुक्रोज, या फिर चाहें तो उसके जगह पर शुगर फ्री डाल सकते हैं, और एक जो आम का फ्रुक्टोज। तो अगर आप ये ज़्यादा हाई कार्बोहाइड्रेट ले रहे हैं तो उसके हिसाब से आपको चलना भी होगा। एक दिन में करीब 300 ग्राम से ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट कभी मत खाइएगा। तो अगर इसको मेंटेन रखते हैं
तो फिर आप बीमारी से भी बचे रहिएगा और दूध का भी पौष्टिकता का आनंद उठाइएगा। और जो भी लैक्टेटिंग मदर हैं उनको ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट का डाइट नहीं लेना चाहिए। कुकर का चावल, आलू का सब्जी, मीठे फल का जूस, मैदा का सामान, चाउमीन, सेवई, साबूदाना आदि, मकई का सामान, ये सब नहीं खाना चाहिए। इसमें बहुत ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट है। देसी मुर्गा, खस्सी का मांस नहीं खाना चाहिए, इसमें बहुत ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट है, तो ये नहीं लेना चाहिए। क्योंकि हम लोग शारीरिक श्रम कम कर दिए हैं, इसलिए हम लोग को ये सबसे बचना चाहिए। तो ये हुआ कंप्लीट जानकारी कि जो भी माँ अपने बच्चे को दूध पिला रही है 6 महीने तक, केवल अपना स्तन का दूध दीजिए। अगर आपका स्तन का दूध नहीं होता है तो मैं बहुत सारे माँ को ये से विनती करना चाहता हूँ कि जो भी माँ को स्तन का दूध ज़्यादा होता है वो जो है कि बहुत सारे अस्पताल में मिल्क बैंक है, वो अपना डोनेट करें अपना मिल्क, ताकि उन बच्चों के वो काम आ जाए जिनकी माँओं का दूध नहीं होता, तो ताकि वो भी बच सकें बहुत सारी बीमारियों से। क्योंकि नेचुरल मिल्क जो माँ का है वो अलग ही अहमियत रखता है, उसका कोई भी चीज़ आर्टिफिशियल मिल्क से तुलना नहीं हो सकता। लेकिन मजबूरी है तो आपको देना ही होगा। तो ये सब तथ्य को ध्यान में रखते हुए मैं इन्हीं सब बातों के साथ अभी विराम लगाता हूँ और आपके मंगलमय स्वास्थ्य की कामना करता हूँ। कुछ भी मन में प्रश्न हो जरूर हमारे कमेंट बॉक्स में लिखें। इसमें भी हमारा फ़ोन नंबर भी रहेगा, इस वीडियो में भी, तो फ़ोन नंबर से हम डायरेक्ट बात भी कर सकते। कोई भी ऑटोइम्यून डिजीज़ हो, उसके संदर्भ में भी कुछ जानना हो, चाहे वो ऑटोइम्यून किसी भी सिस्टम का हो, चाहे वो दिमाग का ऑटोइम्यून डिजीज़ हो, अब तो सारे बीमारियों को ऑटोइम्यून कहा जाने लगा, जो है कि वो सारे ऑटोइम्यून डिजीज़ के लिए आप हमको फ़ोन कर सकते हैं। क्योंकि अगर आप भोजन बदल देते हैं तो हर बीमारी को जड़ से ठीक कर सकते हैं। लेकिन बिना भोजन बदले दुनिया का कोई बीमारी जड़ से नहीं जाएगा। 2-3 मिनट का चर्चा लैक्टोज इंटॉलरेंस पर। लैक्टोज इंटॉलरेंस जो अभी तक किताब में लिखा हुआ है कि जो है कि लैक्टोज इंटॉलरेंस होता है जो है कि आपका ये लैक्टोज पच नहीं पाता। तो बेसिकली ये तभी होगा जबकि आप प्रोटीन कम खाइएगा और ये सिलसिला बहुत दिन तक चलेगा। तो आपका जो ये हमारा जो थ्योरी है वो यही तभी होगा जबकि आपका जो गट का जो मेम्ब्रेन है वो ठीक से नहीं रह पाएगा, उसका एंजाइम पूरी तरह से नहीं सिक्रीट कर पाएगा। और एंजाइम प्रोटीन होता है, तो यदि प्रोटीन शरीर को कच्चा माल दीजिएगा तो पक्का माल कैसे निकालेगा। इसलिए अगर आप 60 ग्राम प्रोटीन रोज़ ले रहे हैं, रोज़ टहल रहे हैं, तो आपको कभी भी लैक्टोज इंटॉलरेंस होने का डर नहीं रहेगा। किताब में जो भी लिखा हुआ है, लेकिन हमने तो यही सीखा अपने अनुभव से कि लैक्टोज इंटॉलरेंस के मरीज़ को भी अगर हम डाइट चेंज कर देते तो फिर वो मरीज़ फिर वही दूध आसानी से पचाने लगता है। दही तो दे सकते हैं, उसमें भी कोई दिक्कत नहीं, दही में भी अच्छा खासा कैल्शियम है। तो अगर जो डॉक्टर आपको कहते हैं कि ज़रूरत ज़्यादा दूध पीजिए, तो अगर आप बाकी सब चीज़ों के साथ दूध पीजिएगा तो कैलोरी बहुत ज़्यादा हो जाएगा, तो आपको आगे चल के दूसरा नुकसान करेगा। कैल्शियम देने के चक्कर में आपको दूसरा मुसीबत भी आ जाएगा। कैल्शियम दही में भी है, कैल्शियम अंडा में भी है, कैल्शियम हरी सब्जी में भी है, कैल्शियम आपके रोटी में भी है। इसलिए उतना ही कैल्शियम की ज़रूरत है, अलग से कैल्शियम की ज़रूरत नहीं पड़ता। तो ये सब बातों के साथ मैं विराम लगाता हूँ। आपकी मंगल स्वास्थ्य की कामना करता हूँ। धन्यवाद। मैं डॉक्टर क्रांति चंदन जयकर।